हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क्यूमिनियम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब देखिए प्लांक ने क्या थ्योरी दी थी और क्वांटम का क्या मतलब होता है। देखिए क्वांटम जो शब्द है उसका अगर आप सिंपल मतलब निकालना चाहें तो ये है बंडल फॉर्म, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं फिक्स फॉर्म। मतलब अगर हम कहें कि कोई भी चीज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब उसकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू या निश्चित वैल्यू है। मतलब रैंडम या आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर किसी भी चीज की कोई फिक्स वैल्यू निश्चित है, डिसाइडेड है, तो वो चीज क्या कहलाती है? क्वांटाइज कहलाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कैरिड बाय अ क्वांटम। कि जो एनर्जी का जो अमाउंट है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है? क्वांटम के द्वारा किया जाता है, जो कि एक्चुअल में क्या है? बंडल है। क्या है? बंडल। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है उसको हम क्वांटम कह रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जो सबसे छोटी यूनिट है एनर्जी की, जो अमाउंट है, जो बंडल है, उसको आप क्या कह रहे हो? क्वांटम। ठीक है, क्वांटम उसको आप कह रहे हो। तो ये आपकी प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी की जो एनर्जी चेंजेस होंगे या जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो एक फिक्स वैल्यू होगी, जो कि किस फॉर्म में होगी? यूनिट के फॉर्म में होगी या बंडल के फॉर्म में होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? क्वांटम। ठीक है, एक जो होता है उसको क्वांटा कहते हैं। ठीक है, अब एनर्जी का जो फॉर्मूला है, जो कि ये डेफिनेशन कह रही है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लांक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूला को राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 2006 में पूछ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग फॉर्म है। सबसे मेन फॉर्मूला जो अगर हम बात करें, E इक्वल्स टू एच न्यू। ई जो है वो एनर्जी है, एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, E इक्वल्स टू एच न्यू। अब एक फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। एक फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी अपॉन लैम्डा। तो यहां पर न्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया? सी अपॉन लैम्डा। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? एच सी अपॉन लैम्डा। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ोगे तो वहां पर हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। न्यू बार जो होता है वो होता है वेव नंबर। ठीक है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब ये टर्म्स क्या होती है डिटेल में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। तो जो न्यू बार है, जिसको हम वेव नंबर कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला है 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा की जगह हम न्यू बार लिख सकते हैं। तो 1/लैम्डा की जगह न्यू बार लिख देते, हो गया एच सी न्यू बार। तो कहने का मतलब है एनर्जी की तीन फॉर्म में हमने फॉर्मूले पढ़ लिए। E इक्वल्स टू एच न्यू, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा गलत है। तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। E इक्वल्स टू एच न्यू, और एक आप ये पढ़ लीजिए सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2006। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएससी के लिए, उसके 2006 में पूछा जा चुका है। ठीक है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। कई बार एग्जाम में यूनिट पूछ रखी है प्लांक्स कांस्टेंट की। ठीक है, तो यहां पर जूल इंटू सेकेंड कैसे आया? E इक्वल्स टू एच न्यू है तो H क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू एच न्यू है तो H हो जाएगा E अपॉन न्यू। E क्या हो जाएगा? H क्या हो जाएगा? E अपॉन न्यू। देखिए E इक्वल्स टू एच न्यू है तो न्यू H क्या हो जाएगा? E अपॉन न्यू। अब E जो है वो जूल में है, E जो है वो क्या है? जूल में है। और फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप दो फॉर्म में कह सकते हो, या तो हर्ट्ज कह सकते हो या कह सकते हो साइकिल पर सेकंड। तो साइकिल का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, पर सेकंड का मतलब ये ऊपर आ गया, तो ये हो गया जूल इंटू सेकेंड। तो ये यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल में हो सकता है वो आपको एच की वैल्यू ना दे। ठीक है, एच इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसके बाद आता है बोर मॉडल ऑफ एटॉमिक एटम। तो यहां पर अगर हम बात करें एटॉमिक मॉडल की, तो जो स्टार्टिंग वाले मॉडल है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है और सिग्निफिकेंट भी नहीं है यहाँ पर पढ़ना। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर बोर मॉडल, उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। तो बोर मॉडल ऑफ एटम क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो सबसे पहला मॉडल आया था जो कि क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड था, तो वो था आपके बोर मॉडल ऑफ एटम। अब बोर मॉडल ऑफ एटम क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम कह रहे हैं कि क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है या क्वांटाइज्ड है, उसका मतलब ये है कि उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो जैसे हम देखेंगे कि जो बोर का जो मॉडल है
उसमें जो आपके शेल हैं, या जिसको आप ऑर्बिट भी कहते हो या कक्षा भी कहते हो या कोश भी कहते हो, उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है कि भाई इसकी एनर्जी इतनी होगी, इसकी रेडियस इतनी होगी, एक फिक्स फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। तो अगर फिक्स वैल्यू नहीं होती तो फिर वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड नहीं होता, लेकिन फिक्स वैल्यू आप पढ़ते हो इसलिए वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि जो बोर मॉडल ऑफ एटम है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, ये एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है 2012 में हुआ था, जिसमें मैंने दिया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करें पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। अब बोर मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, या हम कहें कि बोर मॉडल को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो देखिए जो फिक्स्ड शब्द है वो भी क्वांटम थ्योरी को बता रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी स्टेट्स। इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट कह रहे हैं, एनर्जी स्टेट्स कह रहे हैं, या शेल भी हम कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कोश या कक्षा कहते हैं। सो लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट नो एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि ये नाभिक है और ये एक कोश है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक कोश में चक्कर लगा रहा है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट है, फिक्स्ड एक पाथ है, उसमें चक्कर लगा रहा है, तो जब तक वो चक्कर लगा रहा है एक फिक्स्ड कोश में, मतलब जब तक कोश चेंज नहीं कर रहा है वो, तब तक उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, मतलब कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो यहां पर आपको ध्यान के रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट है, और उसकी एनर्जी फिक्स है, और जो जब तक इलेक्ट्रॉन उस कोश में चक्कर लगा रहा है तब तक उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा या एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। एनर्जी क्वांटाइज्ड का मतलब एनर्जी का एक फिक्स फॉर्मूला होगा, जो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद सेकंड पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि देखिए यहां पर मोशन सर्कुलर है, तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हम टर्म काम में लेंगे। अगर हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोमेंटम काम में आता है। यहां पर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम है। अब ये कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब एंगुलर मोमेंटम की वही वैल्यू पॉसिबल है जो h अपॉन 2 पाई का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो गई, क्वांटाइज्ड हो गई। मतलब यहां आपने क्या कर दी, कंडीशन अप्लाइड कर दी कि सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है एंगुलर मोमेंटम के लिए, केवल वही वैल्यू पॉसिबल है जो h अपॉन 2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये क्वांटाइज्ड की कंडीशन हो गई, या क्वांटम थ्योरी की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूले की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप कह सकते हो आई ओमेगा, सर्कुलर मोशन के फॉर्म में कहो, या फिर इसको नोटेशन चेंज करके कहो तो एमबीआर भी कह सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो देखिए h अपॉन 2 पाई तो पहले हमने कहा इंटीग्रल मल्टीपल, और n क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आई ओमेगा इक्वल्स टू एमबीआर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब यहां पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम मास का लीनियर मोशन में होता है वही काम आई का सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। जो काम लीनियर वेलोसिटी का या सिंपल वेलोसिटी का लीनियर मोशन में होता है वही काम एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर मोशन में होता है। तो mvr इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई आई ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी, मास, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस। n क्या हो गया, इंटीजर हो गया, h क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं n की, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 1 है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी h अपॉन 2 पाई, ठीक है। n की वैल्यू 1 हो गई। अगर मैं n की वैल्यू 2 करता हूं तो 2/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो n अगर 2 करता हूं तो एंगुलर जो आपके मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन पाई। और अगर मैं n की वैल्यू 3 करता हूं तो ये हो जाएगा 3/2 h अपॉन पाई। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको आप 1.5 h अपॉन पाई भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू फिक्स आ रही है।
इसका मतलब ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, या हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, आई ओमेगा इक्वल्स टू एमबीआर इक्वल्स टू एनएच अपॉन 2 पाई। एन की वैल्यू अगर 1 है तो एच अपॉन 2 पाई, एन की वैल्यू 2 है तो एच अपॉन पाई, एन की वैल्यू 3 है तो 3h अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इन विच केस द एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्वांटम। इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक कक्षा में तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल चेंज करे, मतलब एक कोश से ऊपर वाले कोश में चल जाए या वो नीचे वाले कोश में भी आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर क्या है, कोश है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट आप कह सकते हो। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, या ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे भी आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगा रहा है एनर्जी में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वो जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी चेंज होगा। अब यहां पर हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन में जंप कर सकता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, एक से दूसरे में, इन विच केस द एनर्जी इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब। अब यहां पर ये जो टर्म है रेडिएटेड और एब्जॉर्ब, इसका क्या मतलब है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है एनर्जी अवशोषित करना, रेडिएटेड का मतलब है ऊर्जा का उत्सर्जन। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब अंदर वाले कोश से बाहर वाले कोश की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वहां पर एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो एमिट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, एमिट कह सकते हैं या रेडिएटेड कह सकते हैं, ये आपको साइन पता होनी चाहिए। नीचे से ऊपर जा रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है एनर्जी रेडिएट कर रहा है या एमिट कर रहा है। क्लियर। अब यहां पर जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, सिंगल क्वांटम के फॉर्म में करेगा। किसके फॉर्म में करेगा, सिंगल क्वांटम। अब यहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो मैंने कैसे लिख दिया, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। कई बार आप देखेंगे बुक्स में E2 माइनस E1 हो सकता है या E1 माइनस E2 हो सकता है, फिर वो नोटेशन का मीनिंग जो है वो उस हिसाब से होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फॉर्मूले को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं 2 माइनस 1 1 माइनस 2, लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि फाइनल एनर्जी स्टेट्स माइनस इनिशियल एनर्जी स्टेट, जिसको हमने डेल ई से कह दिया, और ये क्या हो जाएगा एच न्यू। तो यहां पर आपकी मीनिंग क्या हो गया कि जो एनर्जी लेवल है वो भी क्वांटाइज्ड है। तो जब एनर्जी लेवल की वैल्यू फिक्स होगी तो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी पे जंप करेगा तो वो वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो यहां पर आपके क्या आ जाएगा एच न्यू। अब ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड करेगी किस पर, कि कौन से एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है और कौन से एनर्जी लेवल पर हो रहा है। मतलब 1 से 2 हो रहा है या 1 से 3 हो रहा है या 2 से 3 हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेकिन वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, तो ये डेल ई जो है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इक्वल्स टू एच न्यू। तो जब आप एनर्जी लेवल की वैल्यू निकाल लेंगे तो वहां पर आपको डेल ई भी निकालना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बोर मॉडल क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, तो जितने भी फॉर्मूले होंगे वो फिक्स होंगे, इसका मतलब हर पैरामीटर की एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट जो है, बोर ऑर्बिट की रेडियस का जो फॉर्मूला है आर जो है रेडियस, वो क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये जो टर्म है ये तो है कांस्टेंट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आर इक्वल्स टू 0.0529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। ये आपके नैनोमीटर में है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए सारे फॉर्म में याद रखेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे, आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखिए, मैं याद रखता हूं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आर इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। अभी जो एन है वो है नंबर ऑफ शेल, कि भाई पहला शेल है कि दूसरा है कि तीसरा है। ठीक है, नोटेशन भी हम इसमें देते हैं, बाद में देखेंगे। तो यहां पर हमने क्या कहा, और z जो है वो आप
क्या है z, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एटॉमिक नंबर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर r का जो फॉर्मूला आ गया 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ये आपको याद रखना है, वैल्यू के साथ याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, n की वैल्यू 1 कर दूं और साथ में z की वैल्यू 1 कर दूं, इसका क्या मतलब है? z की वैल्यू मतलब 1 का मतलब एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, और n इक्वल्स टू 1 का मतलब फर्स्ट शेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ये नाभिक है और ये पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन की बात हो रही है और ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। उस केस में क्या होगा, ये दोनों टर्म की वैल्यू 1 हो गई, तो आपने इसको हटा दिया, तो R आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू A नॉट। अब ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, बोर रेडियस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोर रेडियस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बोर रेडियस क्या होता है, तो बोर रेडियस का मतलब ये है हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस आएगी वो बोर रेडियस कहलाएगी। तो हाइड्रोजन एटम का मतलब Z1, ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 1, जिसकी वैल्यू क्या है, A नॉट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपसे लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2012 के एग्जाम में पूछा था, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन, जिसको आप पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर भी कह सकते हो, 2012 में पूछा गया है, बोर रेडियस क्या है, ठीक है। अब थ्योरेटिकली बात करें, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम एट इट्स ग्राउंड स्टेट। देखिए यहां पर एक टर्म है मोस्ट प्रोबेबल, हालांकि हमारे दिमाग में क्या इमेज के लिए पिक्चर क्या इमेज आती है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस क्या है, एक फिक्स है r, लेकिन ये जो डिस्टेंस आया है ये एक्चुअल में बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है, या बिल्कुल फिक्स हम कहें, बिल्कुल एक्यूरेट कहें, ऐसा नहीं है। एक रेंज होती है, क्या होती है? रेंज। तो रेंज जो है, अब जैसे मैंने कहा कि भाई मान लीजिए कि ये नाभिक है और ये रेंज है, इस रेंज के बाद मैंने मोस्ट प्रोबेबल के हिसाब से एक फाइनल लाइन ड्रॉ कर दी कि मान लीजिए ये, तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है कि इस रेंज में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है या इलेक्ट्रॉन जो राउंड चक्कर लगा रहा है, उसको हम मोस्ट प्रोबेबल कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक फिक्स वैल्यू नहीं है, रेंज है, तो उस रेंज में जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या कह रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबल। तो जो एक्चुअल में आप रेडियस कह रहे हो वो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है किसकी? इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से। तो बोर रेडियस क्या है? मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एट इट्स ग्राउंड स्टेट, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये आपको याद रखना फॉर्मूला, R इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू A नॉट, बोर रेडियस है। और मान लीजिए वो आपसे न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछ ले कि भाई मान लीजिए लिथियम की, हाइड्रोजन की जगह हीलियम दे दे, लिथियम दे दे, फिर कहे कि ये वाला ऑर्बिट है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज डिस्टेंस। अब देखिए बोर रेडियस भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज डिस्टेंस। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक रेंज है, जैसे मैंने कहा ये रेंज है कि भाई इलेक्ट्रॉन इससे इसके बीच में है, तो एक तो होगा कि भाई इसकी मोस्ट प्रोबेबल, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है, वो मोस्ट प्रोबेबल है, जिसको हम क्या करें? बोर रेडियस। लेकिन मैं अब मोस्ट प्रोबेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि भाई इन दोनों के बीच में जो एवरेज है वो क्या है? तो एवरेज जो है उसको हमने कहा एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। वो जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3/2 A नॉट। क्या आ रही है? 3/2 A नॉट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो मोस्ट प्रोबेबल है वो अलग है और जो एवरेज है वो अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसका ये है A नॉट, और एवरेज जो है, जो मोस्ट प्रोबेबल है वो है 3/2 A नॉट। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का जो पेपर सेकंड था सब्जेक्ट का, उसमें ये पूछा जा चुका है। और ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये इस पे नेट में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो फिर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू नॉर्मली आपको नहीं मिलती है, एग्जाम में पूछ रखी है, तो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसको अगर मैं मान लीजिए कांस्टेंट है, तो इसको मैं अगर प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? R इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। कब? ये तो कांस्टेंट है ही, और मैं Z को कांस्टेंट कर दूं, मतलब मैंने कंडीशन क्या अप्लाई रखी है कि Z कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं एक ही एटम के अलग अलग शेल के रेडियस को कंपेयर करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या कहा? R इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। कब? जब Z कांस्टेंट है। ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये रिलेशन आ गया R इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ रखा है, कैसे?
कि आर प्रोपोर्शनल है एन के, एन स्क्वायर के, 1/n के, 1/n स्क्वायर के, इस टाइप से पूछ रखा है। और कौन से एग्जाम में पूछ रखा है? सेकंड ग्रेड 2008 में पूछ रखा है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या दूसरा फॉर्म जो है वो है R1/R2 इक्वल्स टू N1² या फिर आप N1/N2 करके होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक ही बात है। इसको अगर आप रिजल्ट के फॉर्म में लिखेंगे कि भाई कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो R1:R2:R3:RN क्या आएगा रिजल्ट? 1:4:9:n²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू R है फर्स्ट शेल की, तो सेकंड शेल की वैल्यू आएगी 4R, थर्ड शेल की वैल्यू आएगी 9R। बात समझ रही है? इसका मतलब कि जो दूरी है रेडियस की, या हम कहें जो शेल है, वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, मतलब सब शेलों के बीच में समान दूरी नहीं है, अलग अलग दूरी है। क्यों? क्योंकि पहला R पे है तो दूसरा 2R, तीसरा 3R, 4R ऐसे नहीं है। पहला अगर R पे है तो दूसरा 4R पे होगा, तीसरा 9R पे होगा। तो मतलब जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है? 1:4:9:n²। अब हमने क्या करा, हम एटम को वेरी कर रहे हैं लेकिन शेल कांस्टेंट है। तो देखिए उस केस में क्या होगा, हमने क्या कहा, n कांस्टेंट है मतलब शेल कांस्टेंट है कि भाई फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, लेकिन वेरी हमने क्या करा, एटम को। तो उस केस में रिलेशन क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/z। z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो यहां पर हमने क्या कहा, RA/RB इक्वल्स टू ZB/ZA। इसका मतलब रिलेशन जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर ये नोटेशन अलग अलग काम में लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको अगर आप R2/R1 करेंगे तो Z1/Z2 हो जाएगा, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये रिलेशन कब आएगा, जब आपके n कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो RH हमने हाइड्रोजन ले लिया, उसके बाद है RHE+, हीलियम है लेकिन एक प्लस लगा हुआ है, इक्वल्स टू रेशो में है RLi2+। तो यहां पर ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का 3 है। लेकिन ये प्लस लगाने का कंसेप्ट क्या है, बोर मॉडल की एक लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है, हाइड्रोजन है तो सिंपल लिखेंगे। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 1 प्लस लगा दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 2 प्लस लगा दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया RH रेशो RHE+ रेशो RLi2+। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आ जाएगा 1:1/2:1/3। तो या तो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 तो एज इट इज आ गया, 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं 0.5, और 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं 0.33। या तो इस फॉर्म में आ जाएगा ऑप्शन, और अगर मान लीजिए इस फॉर्म में भी नहीं है तो एक दूसरा फॉर्म है जिसमें ये आ सकता है। वो कैसे, मैंने इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 हो जाएगा, एज इट इज आ गया। ये क्या हो गया, 3/2 मतलब 1.5, और ये क्या हो गया 3/3 मतलब 1। तो कहने का मतलब है तीनों एक ही है लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। अब होता क्या है कि हमने मान लो इस फॉर्म में रट लिया और एग्जाम में इस फॉर्म में आ गया, तो कई बार हम सोचते हैं ये कैसे हो गया, हमने तो ये याद किया था, ये तो ऑप्शन में नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर? अभी कह रहा है व्हेन बोथ ऑर्बिट एंड स्पीसीज वेरी, कि भाई अभी तो हमने एक एक को वेरी करा था और एक को कांस्टेंट करा था, अगर दोनों ही वेरी कर जाए तो क्या होगा, दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर दो, R1/R2 इक्वल्स टू N1²/N2² इंटू Z2/Z1। तो देखिए n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था डायरेक्टली, तो ये हो गया 1 है तो 1, 2 है तो 2 और स्क्वायर आ जाएगा। z के इनवर्सली था तो 1/2 है तो ये 2/1, दोनों को मिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब ये कह रहा है नेक्स्ट एनर्जी ऑफ द, ये तो बात हो गई रेडियस की। अब कह रहा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। तो जैसे मैंने 2-3 बार कह दिया आपको कि भाई एनर्जी की वैल्यू क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स है, कोई फिक्स फॉर्मूला होगा, रेडियस भी फिक्स हो गई। तो यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहा है, E इक्वल्स टू 2π² me⁴/h² z²/n²। तो ये पूरी टर्म तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसको मैंने लिख दिया एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि क्या आ रही है -13.6 इंटू Z²/n²। यूनिट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये आपको ध्यान रखना। और मैक्सिमम जो वैल्यू काम में आती है वो इसी यूनिट में आती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। -13.6 इंटू Z²/n², किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
अदर यूनिट में भी वैल्यू दे रखी है, मैंने लिख दी है, बाई चांस पूछ ली, हालांकि चांस कम ही है, फिर भी मैंने लिख रखी है -21.79 इंटू 10⁻⁻12 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग्स पर एटम है। एक और यूनिट दे रखी है -313.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। सबसे कॉमन जो है, जो न्यूमेरिकल में भी काम आती है, जो कई बार डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वो ये वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ रिलेशन क्या है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ टोटल एनर्जी। अगर मान लो आपसे टोटल एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले, तो अगर मैं केवल एनर्जी टर्म काम में लेता हूं, इसका मतलब वो टोटल एनर्जी ही है। तो केवल एनर्जी की बात करूं तो जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या है, एनर्जी जो है E1 से ज्यादा E2 की, E2 से ज्यादा E3 की, E3 से ज्यादा E4, फिर E इनफाइनाइट लास्ट में। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो शेल में, एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब इसमें कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूज कैसे नहीं होना है कि जैसे मैंने कहा कि भाई -13.6 है, सपोज हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए तो Z क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये हो गया -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो अगर मैं N1 कहता हूँ, N क्या कहता हूँ, 1 कहता हूँ, तो उस केस में क्या आ जाएगी, -13.6 आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ N क्या है, 2 है, तो N2 का मतलब 2 2 जा 4, 4 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, -4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप देखोगे कि E1 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, -13.6, और E2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -3.4। तो मैग्नीट्यूड में तो कम आ रही है, लेकिन ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या मानी जाएगी, ज्यादा मानी जाएगी। तो E इनफाइनाइट जो है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिसको हमने 0 माना है। तो मैग्नीट्यूड अलग चीज है, ठीक है, और साइन अलग चीज है। मतलब एक तो मैं कह रहा हूँ -13.6 मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और मैं दूसरा कह रहा हूँ -3.4 मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो माइनस में वैल्यू ज्यादा है, मतलब कम है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल एनर्जी ऑर्डर क्या है, E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3, इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का जो ऑर्डर है वो सेम चलेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 1, उससे ज्यादा 2, फिर 3, फिर 4, फिर इनफाइनाइट। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर है वो इन दोनों से रिवर्स है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन दोनों से, इसका जो ऑर्डर है इन दोनों से क्या है, रिवर्स है। क्या है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है 1 की ज्यादा है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर इनफाइनाइट की। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो पास वाला शेल है वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो पास वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो आपके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों पे डिपेंड कर रही है, और पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेंट है। इसलिए जो फाइनल एनर्जी का ऑर्डर आ रहा है वो किसके सेम आ रहा है, ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी का अगर हम रिलेशन देखें तो देखिए रिलेशन क्या है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, Z कांस्टेंट है। तो अगर Z कांस्टेंट है तो आपने देखा था कि जो N था वो स्क्वायर के फॉर्म में था और इनवर्सली था। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, अगर ऊपर 1 है E में तो N में 1 क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N स्क्वायर, ठीक है। तो 1 अपॉन एन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, E2 अपॉन E1 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। जैसे चाहो आप कह सकते हो, इसको रिलेशन ये आ जाएगा। अगर मैं कहूँ N कांस्टेंट है तो हमने ये देखा था E इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। ये एक ही फॉर्म होता है, या तो आप इसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो। तो जब ये दोनों सामने आ रहे हैं तो 1 है तो ये 1 आ जाएगा। E1 अपॉन E2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हो E2 अपॉन E1 इक्वल टू Z2 स्क्वायर अपॉन Z1 स्क्वायर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 ऊपर लिख रखा है, 2 नीचे लिख रखा है, एक ही बात है। अब मान लीजिए दोनों में से एक भी कांस्टेंट ना हो, कि भाई ना तो Z कांस्टेंट है ना N कांस्टेंट है, दोनों वेरी कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों को एक साथ लिख दो। E1 अपॉन E2 इक्वल टू Z तो क्या है, सेम है, तो Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर, और N डिफरेंट है तो N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। अब इस फॉर्म की अगर हम बात करें, देखिए यहां पर Z कांस्टेंट है, तो Z कांस्टेंट मतलब ये वाला। हमने क्या देखा, E और N में इनवर्स का रिलेशन चल रहा है स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने क्या कहा, E1 इज टू E2 इज टू E3। तो ये आ जाएगा 1 इज टू 1/4 इज टू 1/9। एक तो स्क्वायर है और इनवर्स है, तो 1, 2 का स्क्वायर 4 लेकिन इनवर्स में, 3 का स्क्वायर 9 इनवर्स में। या तो ऐसे लिख लीजिए
या फिर आपने क्या करा 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 9, ये आ गया 9/4 और ये आ गया 1। और या फिर आपने क्या करा इसको डिवाइड करा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तीनों फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये तो कब था, जब आपके z कांस्टेंट है। अब मान लीजिए n कांस्टेंट है, तो n कांस्टेंट में क्या है, z वेरी कर रहा है। तो देखिए कैसे, E हाइड्रोजन Z1 है, हीलियम Z2 है, लिथियम Z3 है। अभी मैंने आपसे कहा Z वेरी कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको एक ही रखना है, क्योंकि एक लिमिटेशन है बोर की कि वही 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू होगा। तो यहां पर हमने देखा तो रिलेशन क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर, तो ये आपके क्या आ जाएगा 1:4:9। क्लियर। आगे कह रहा है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर डिफरेंट ऑर्बिट और शेल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट तो वो एनर्जी नहीं पूछता, लेकिन कई बार वो ट्रांजिशन पूछता है कि भाई ये ट्रांजिशन है, बताओ एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, कम किसकी होगी, और एब्जॉर्ब और एमिट किसकी होगी। तो वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम एनर्जी की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई एनर्जी का जो कांस्टेंट फॉर्मूला आता है लास्ट में, E = -13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब Z मैंने क्या कर दिया कांस्टेंट हाइड्रोजन के लिए, ये हो गया एन स्क्वायर। तो अब अगर n की वैल्यू 1 है, जैसे मैंने कहा शेल जो है उसको हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, बोर्ड में नॉमेनक्लेचर दे रखा है N1 = K दे रखा है हमने नाम, 2 के लिए L दे रखा है, 3 के लिए M दे रखा है, 4 के लिए N दे रखा है, और लास्ट में इनफाइनाइट हो गया। KLMN आप याद कर सकते हो। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6। यूनिट क्या दे रखी है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो -13.6 हो जाएगी। अब अगर मैं n की वैल्यू 2 करता हूं तो वहां n स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.4, अभी मैंने थोड़ी देर पहले करके बताया था आपको। फिर n की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 1.51, n की वैल्यू 4 है तो ये आ जाएगा 0.85, माइनस में चल रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि भाई एक है आपके ट्रांजिशन E1 से E2, या फिर वो ऐसे कह देगा कि भाई ट्रांजिशन हो रहा है E1 से E2 को छोड़ देता हूं मैं। वो कह रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है N1 से लेके N2। फिर वो कहेगा दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है N2 से लेके N3। फिर वो कहेगा तीसरा ट्रांजिशन हो रहा है N2 से लेके N5। फिर वो कहेगा चौथा ट्रांजिशन हो रहा है N2 से लेके N इनफाइनाइट, ठीक है। ये 4 ट्रांजिशन बता दिए, और भी ऑप्शन में हो सकते हैं, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पर वो कहता है कि भाई ये जो ट्रांजिशन दे रखे हैं मैंने 4 दिए, हो सकता है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा उसमें अलग ऑप्शन मिल जाए आपको। फिर वो पूछता है कि इनमें से हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा। अब देखिए इसमें मैंने एक चीज फिक्स रखी है कि मैं नीचे वाले एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे लेके गया हूं, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 2 से 5, 2 से वापस 5 लिख दिया गया, इनफाइनाइट। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी या एमिट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार क्या होता है वो दोनों ऑप्शन मिक्स कर देता है कि भाई एब्जॉर्ब और एमिट में भी कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर मैं केवल एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि भाई 1 से 2 है, 2 से 3 है, 2 से 5 है, 2 से इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर आपको एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 है तो 1 और 2 का एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, 2 से 3 है तो 2 और 3 का एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, 2 और 5 है तो 2 और 5 का एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, 2 और इनफाइनाइट है तो 2 और इनफाइनाइट का एनर्जी डिफरेंस निकाल लो। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं इन द सेंस कि एब्जॉर्ब हो रही है और एमिट हो रही है, तो इस माइनस का कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, ठीक है। वो एब्जॉर्ब और एमिट में साइन मेंशन हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 4 आपके ट्रांजिशन दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इन 4 ट्रांजिशन में से हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा, मतलब कौन से ट्रांजिशन के लिए हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद बताओ कि इन चारों में से हाईएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन कौन सा होगा। नेक्स्ट दे रखा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अगर हम बात करें बोर के अकॉर्डिंग, v = 2πe² इंटू जेड अपॉन एन। ये फॉर्मूला है, अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली के अंदर की जो टर्म है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, v = 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, v की वैल्यू क्या आ गई
2.188 इंटू 10⁸ इंटू z अपॉन एन। यूनिट ध्यान रखनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में है, ठीक है। इसके बाद ये टर्म क्योंकि कांस्टेंट है तो v जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, v प्रोपोर्शनल है z अपॉन n के, ठीक है। और एक टर्म अगर आप कांस्टेंट करेंगे, जैसे मैंने n कांस्टेंट कर दिया तो v क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू z हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने z कांस्टेंट कर दिया तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n, ठीक है। तो या तो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू z1 अपॉन z2। कंडीशन क्या है, n कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अगर मैंने कहा z कांस्टेंट है मतलब एटम कांस्टेंट कर दिया तो v जो है n में क्या है, इनवर्स रिलेशन है तो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, या फिर आप कह सकते हो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब ये जो फॉर्मूला है v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकेंड ग्रेड 2022 में, ठीक है। सेकेंड ग्रेड एक का जो एग्जाम होता है 2022 का, उसमें इस रिलेशन पर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और दोनों अगर कांस्टेंट नहीं है तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 इंटू n2 अपॉन n1, ठीक है। ये आपके वेलोसिटी का रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद बोर मॉडल की जो शॉर्ट कमिंग्स है या जो कमियां हैं, जो लिमिटेशन है, देखिए एक कमी तो मैंने आपको बता दी, क्या बताई, अभी 2-3 बार मैंने रिपीट करा, एक्सप्लेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोर के मॉडल की कमी क्या थी कि वो केवल एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज को समझाता है, अगर एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता। अब आप खुद सोचेंगे कि भाई हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रॉन तो केवल हाइड्रोजन में होता है, तो अब केवल हाइड्रोजन को समझ के क्या करेंगे, बाकी को समझेंगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी कमी है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ये कमी है। अब इसका कारण क्या है कि एक ही को समझा पाया, एक से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड की बात करें, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब देखिए स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब ये है, इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है। क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइंस आ कैसे रही है, एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। तो अगर एक एनर्जी लेवल है, ये मान लीजिए 2 एनर्जी लेवल है, एक ही है तो एक लाइन आएगी। अब मैंने इसको 2 में तोड़ दिया और इसको भी 2 में तोड़ दिया तो फिर लाइंस क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। या मान लीजिए इसको नहीं तोड़ा, केवल इसको तोड़ दिया, 2 में स्प्लिट कर दिया और एक ये है, तो अब ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब एनर्जी लेवल में जो स्प्लिट होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका, बोर मॉडल। आगे क्या कह रहा है, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। कंडीशन क्या है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही है, ये जो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही है। उसको हम एक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, क्या है, रीमान इफेक्ट। एग्जाम में पूछा जा चुका है, कौन कौन से एग्जाम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम था 2006 वाला उसमें, और आरएस 2010 में क्या पूछा जा चुका है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट होती है तो उसको क्या कहते हैं। आंसर क्या होगा, रीमान इफेक्ट। और अगर स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसको क्या कह रहे हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो ये आपको दोनों पता होने चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में लाइन स्प्लिट हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, रीमान इफेक्ट। 2 बार पूछा जा चुका है, ये वाला पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट। तो ये क्या है, बोर मॉडल्स की कमी। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा, ठीक है, और प्लांक की क्वांटम थ्योरी पढ़ी। अब इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे 2 पोर्शन बच रहे हैं, एक बच रहा है आपके क्वांटम नंबर्स, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।